साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के कई अंचलों में जाते हैं और आपके समक्ष लेकर आते हैं खेती बाड़ी संबंधित नई नई जानकारियाँ। उसी कड़ी में आज हम आए हैं ग्राम मेथाना, जो कि ज़िला मुरैना में है। और चूँकि आपको पता है कि चौपाल में हमारे साथ होते हैं कई सारे विशेषज्ञ व कुछ प्रगतिशील कृषक, तो आइए हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रशांत कुमार जी गुप्ता, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से हैं, प्रभारी व वरिष्ठ वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे डॉक्टर ब्रजराज सिंह जी कंसाना जी, जो कि वैज्ञानिक है फसल विज्ञान से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे प्रगतिशील कृषक हैं अरविंद सिंह जी, जो कि ग्राम मेथाना से है, जिला मुरैना से। इन्होंने खेती में नवाचार में कई तरीके के काम किए हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे हैं सहयोगी आशुतोष जी, जिनके साथ कई सारे प्रगतिशील किसान हैं, जो हमसे उनके प्रश्न जानेंगे और हमसे चर्चा करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हमारा पहला सवाल सर से है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, तो हम जानना चाहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे ज़िले के लिए काम करता है, तो विशेषकर मेथाना गांव के लिए या कृषकों की प्रगति में किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो भी कृषक बंधु आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से। आप सबको बताते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो एक भारत सरकार का कार्यक्रम है और भारत सरकार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत ये वित्त पोषित है और राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर उसके अंतर्गत ये कार्य कर रहा है। और इसका कार्य क्षेत्र जो है कृषि प्रसार से संबंधित है और पूरे ज़िले के लिए है। हम पूरे ज़िले के अंदर जो भी हमारे विकास खंड हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं। और अगर मैं इस गांव की बात करूं, ये मुरैना ब्लॉक में हमारा मेथाना गांव आता है और यहाँ के कृषक नियमित रूप से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पहुँचते हैं और हम उनके लिए अपनी गतिविधियों से उनको जोड़ के रखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की जो भूमिका है, अगर ज़िले की कृषि प्रगति में देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है हमारा वो है ऑन फार्म ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं कृषक प्रक्षेप परीक्षण। जो भी हमारे नवाचार कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे वह आपकी फसल के संबंधित हो, किसी दवा से संबंधित हो, किसी उद्यान की फसल से संबंधित हो, किसी कृषि यंत्र से संबंधित हो, उन नवाचारों को, उन नई तकनीकों को हम अपने ज़िले के बाहर किसी भी अनुसंधान केंद्र में जहाँ भी उपलब्ध है वहाँ से लाते हैं और ज़िले की आवश्यकता के अनुसार उनको संशोधित करके उनका परीक्षण करके कृषकों को उपलब्ध कराना हमारा इसके प्रति उद्देश्य होता है। जब ये कोई कृषि पद्धति हमारे ज़िले के लिए, कोई तकनीक हमारे लिए उपयुक्त हमको मिलती है, उपयुक्ता उसकी दिखती है, तो हम अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उनको ज़िले के अन्य क्षेत्रों में ले जाते हैं। और वहाँ पर हमारा अग्रिमपंथी प्रदर्शन रखने का उद्देश्य ये रहता है कि प्रक्षेत्र पर हम कृषकों को ये दिखाएं कि आपकी जो तकनीक है और नवीन तकनीक जो हम यहाँ पर जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वास्तव में क्या अंतर है और उसके क्या लाभ हैं। हमारे कृषकों को अगर उसमें लाभ दिखता है तो अगर आगामी वर्षों से वो उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसके प्रसार के लिए हम हमारे ज़िले के कृषि विभाग है, उद्यान की विभाग है, पशुपालन विभाग है, कृषि अभियांत्रिकी विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, उनका भी सहयोग लेते हैं और उनके माध्यम से इन तकनीकों का हम प्रचार प्रसार करते हैं। और उसके लिए हम समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर अंतर परिषद प्रशिक्षण और बाहर कृषकों के गाँव में जाकर भी बाहर प्रसार प्रशिक्षण करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथियों, आपने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कितने सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं या कई तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई देखकर सीख सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल आपसे है। ग्रीष्म काल में जो फसल अवशेष, जिसे नरवाई या पराली भी कहते हैं, इसको जलाने की समस्या देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में आप हमारे किसान भाई से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आज जब हम ज़्यादातर मशीनों का प्रयोग करते हैं फसल कटाई के लिए, तो नरवाई और पराली एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रही है। और उसका एक सबसे सस्ता सॉल्यूशन जो किसान भाई हमारे करते हैं कि उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान तो ये है कि हम आग लगाते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट जो हैं, वो जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं,
वो उत्पन्न होते हैं। लगभग अगर 1 हेक्टेयर में हम आग लगाते हैं तो लगभग 16 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो हमारे वातावरण को बहुत बुरी तरह प्रदूषित कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। साथ ही साथ आग लगने से ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण से ज़मीन में जो उपस्थित उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, केंचुए हैं या दूसरे माइक्रोबायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो जीवाणु और जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी फसलों को उत्पादन करने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी आग के साथ जल के अलग अलग रूपों में उनका नुकसान होता है और हमारी फसल की उर्वरा शक्ति भी कम होती है, जिससे हमें आने वाले समय में उससे नुकसान होता है। तो नरवाई जलाने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन पूरी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नरवाई के दूसरे उपयोग बढ़ाएं, जिससे कि हम किसानों को नरवाई या फसल अवशेष जलाने से रोक पाएँ। इसी संदर्भ में कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने प्रयास लगातार करता रहता है। हम लोग कई तरीके की मशीन है, जिनमें प्रमुख रूप से आपका स्ट्रा रीपर है, बेलर है या बेलर कम वो स्ट्रा रीपर कम बाइंडर है, इनका प्रयोग किसानों के खेत पे डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में करते हैं। और इसके अलावा आजकल हार्वेस्टर भी ऐसे आ रहे हैं जो उसके साथ ही अपने जो फसल अवशेष हैं उनको भी नष्ट करते हैं और उनको भूसे इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो अगर हम उसको ज़मीन में मिला रहे हैं तो ज़मीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी फसलों को जो पोषक तत्व प्रबंधन है या जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें सपोर्ट करेंगे ये लोग। और दूसरा फ़ायदा ये भी है, अगर हम उसको कट करके और वहाँ से साफ़ कर देते हैं खेत से, तो वो हमें चारे के रूप में पशुओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे हमारी फसलों का मतलब पशुओं के चारे की समस्या भी सॉल्व होती है। साथ ही साथ नरवाई न जलने के कारण से हमारा जो खेत में होने वाले नुकसान या वातावरण को होने वाले नुकसान है उनमें भी काफ़ी हद तक कमी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो गाज़ियाबाद ऑर्गेनिक सेंटर है उन्होंने एक बेस्ट डिकम्पोज़र डेवलप किया है, जो माइक्रोबियल कंसोर्शियम से बना बैक्टीरियल कंसोर्शियम है। उसका प्रयोग करके भी हम बहुत सारे जो नरवाई है उसको खेत में ही सड़ा सकते हैं और उससे जो उर्वरक पैदा होगा या जीवांश पैदा होगा, उससे हमारी फसल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल उपयोग क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे जो उपयोगी जीव हैं जो हमें फसल उत्पादन में सहयोग करते हैं, उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। तो अगर हम इस तरीके से अपने अवशेषों का प्रबंधन करेंगे और उनसे हम अपने जो ज़मीन के माइक्रोबिया हैं उनको सपोर्ट करेंगे, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उनकी जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और हमारे जो आसपास होने वाला पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। इस तरीके से हम अपनी नरवाई का प्रबंधन करके हम अपना जो फसल अवशेष हैं उनको सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त आय भी किसानों को जी प्राप्त बिल्कुल। होती है। धन्यवाद। तो साथियों, आपने जाना कि ये कितनी बड़ी समस्या है और किसान भाई हमारा खेत में जब आग लगा देता है तो कितने तरीके के नुकसान होते हैं। सर ने समाधान भी बताया कि फसल अवशेष को किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए और वो कई तरीके के लाभ भी उससे उठा सकता है। जैसे उसमें कई तरीके के उपयोग होते हैं, पशु के लिए भूसा बनता है या एथेनॉल के प्लांटों में इसका यूज़ होता है। तो हमारे किसान भाई यहाँ दी गई जानकारी का लाभ उठाकर इसका उचित प्रबंधन करें। तो हम आगे चलते हैं। हमारे साथ प्रगतिशील किसान अरविंद जी भी हैं, जिन्होंने खेती में कई तरीके के नवाचार किए हैं। तो जानते हैं उनसे उन्होंने किस तरीके से यह मुकाम हासिल किया। नमस्कार सभी भाइयों को। मैंने 2017 में पहले मैं खेती करता था, गेहूं, बाजरा, ज्वार। फिर मैंने उद्यान की फसल की। मैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना गया, वहाँ से मेरे को सलाह मिली। फिर मैं हॉर्टिकल्चर गया तो वहाँ से नरेगा से मेरे को सहायता मिली 4,25,000 की। धीरे धीरे मैंने थोड़े में लगाया, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में लगाया, फिर 2 में लगाया। आज मेरा 4 हेक्टेयर में खेती करता हूँ और उससे मैं काफ़ी उत्पादन कर रहा हूँ। मेरे पास एप्पल बेर भी है, नींबू है, अमरूद है। इनसे मेरे को साल में करीबन 15 से 16 लाख रुपए मिल जाते हैं और नौकरी की कोई ज़रूरत ना पड़ रही। बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा चल रहा और आगे बढ़ा रहे हम। अरविंद जी, जैसे आपने बताया आपके यहाँ कई तरीके की उद्यान की फसलें हैं, बगीचे हैं, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मतलब शुरू में कितने रकबे से शुरू किया? शुरू में मैंने आधे बीघे से किया था, 10 बिस्वा खेत में लगाया था
उसके बाद आज मेरा करीबन 8 बीघे खेत में है। और ये लगाने से पहले क्या आपने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? हाँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र गया था, वहाँ मेरे को सलाह दी लोगों ने, हॉर्टिकल्चर गया उन्होंने भी दी, तो मैंने उसको धीरे धीरे शुरू किया और फिर आज वो इतना है। तो साथियों, देखा आपने जाना अरविंद जी ने किस तरीके से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वह प्रशिक्षण ले, क्योंकि बिना प्रशिक्षण अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें असफलता की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे सहयोगी के पास में चलते हैं। कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में हमारे साथ बहुत सारे कृषक भाई जुड़े हुए हैं, तो आगे हम उनसे सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। आपका नाम? उदय सिंह। आप हमारे कृषि विशेषज्ञों से क्या पूछना चाहेंगे? हम ये पूछना कहते हैं कि वो कोई बढ़िया सा आगे बीज बढ़िया लाना चाहिए, उससे किसान को लाभ हो। वो दवाइयाँ हैं जो रोग लग जाता है, बाजरा में पैदा हो जाता है, इसीलिए दवाई पे अच्छी सी दवाई लेना चाहिए। हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि बाजरा के कौन से बढ़िया से बीज लाए जाएं और जो भी उसमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करें जिससे किसी भी प्रकार की बीमारियां ना आए। बाजरा निश्चित तौर पर हमारे एक मुरैना ज़िले की एक प्रमुख फसल है और ख़रीफ में यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में बाजरा की फसल का उत्पादन किया जाता है। बाजरा में बहुत सारे हाइब्रिड बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और आगे भी ले सकते हैं। जहाँ तक उनमें आने वाली समस्याओं की बात है तो बाजरे की फसल में प्रमुख समस्या जो खरपतवार की है, उसके लिए हमारा एक बहुत अच्छी तकनीकी जिसे कुरप कहते हैं, जो इंटर कल्चर ऑपरेशंस हैं, उनका प्रयोग कई किसान भाई करते हैं और उनसे काफ़ी मात्रा में यांत्रिक विधि से हम खरपतवारों का नियंत्रण करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कहीं खरपतवारों की ज़्यादा समस्या दिखाई देती है तो हम उसमें प्री इमरजेंस पेंडीमेथिलिन दवा का प्रयोग कर सकते हैं बाजरे की बुआई के तुरंत बाद। साथ ही साथ पोस्ट इमरजेंस कंडीशन में भी अगर खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो 2,4-D दवा आधा लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन प्रयोग करते हैं तो उससे भी हम अपने खेत में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको नष्ट करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर बाजरा की खेती करते हैं तो उससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रमुख बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा, आजकल जैसा जलवायु परिवर्तन की स्थिति में हम देखते हैं कि कई बार बरसात कम होती है या ज़्यादा होती है, उससे भी फसल प्रभावित होती है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए हम उनको जो मेड़ नाली विधि है, रिज एंड फरो मेथड, उसमें बाजरे की बुआई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब पानी कम गिरेगा या ज़्यादा गिरेगा, उस परिस्थिति में हम बाजरे से अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जी, आपका नाम? परमाल सिंह। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हमारे नींबू में बोर कम क्यों आया है? हमारे किसान भाई का सवाल है कि उनको जो समस्या आ रही है कि उनके जो नींबू का पेड़ है उसमें बहुत कम बौर बन रही है, तो उस विषय पे आप कुछ बताएं। देखिए, हमारे ज़िले की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए अमरूद और अमरूद के बाद नींबू एक महत्वपूर्ण फसल है। हमारे किसान बंधु नींबू के पौधे लगाते हैं और फलन की समस्या को लेकर नियमित रूप से हमारे बीच में आते रहते हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ इस मंच से कि नींबू एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होने के साथ साथ ही बड़ी ही एक सेंसिटिव फसल है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने उसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया तो हमारा बगीचा नींबू का जो है उसको ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। नींबू में जो नींबू वर्गीय फसल हैं, चाहे वो नींबू हो या इसमें हमारा हम अगर मौसमी की बात करें या संतरे की बात करें, नींबू वर्गीय जो भी फलदार पौधे हैं उनकी जो 2-3 आवश्यकताएं हैं, वो उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि जहाँ भी हम बगीचा लगा रहे हैं वहाँ पर मिट्टी की गहराई पर्याप्त होना चाहिए। अगर वो ककड़ीली या पथरीली ज़मीन है तो शायद हमारा पौधा ठीक तरह से आपकी वृद्धि नहीं करेगा। दूसरा, नींबू वर्गीय जो हमारे फलदार पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है। अगर आपने ऐसी जगह पर फलदार ये पौधे लगा दिए जहाँ पर नियमित रूप से पानी जा रहा है, हम आमतौर पे क्या करते हैं, घर के आसपास जो जगह खाली होती है वहाँ पर पौधे लगाते हैं और हमारा जो हमारे निस्तार का जो पानी होता है उसको बगीचे की तरफ खोल देते हैं। तो हम देखते हैं कि पौधे की आवश्यकता से ज़्यादा पानी उसको मिलता रहता है, उससे भी हमारा नींबू का जो फलन है वो प्रभावित होता है।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उसमें बीमारियां बहुत आती हैं, खासतौर से फफूंद जनित बीमारियां बहुत आती हैं, और जिसके लिए हमें उनका नियमित रूप से उनकी प्रूनिंग जो है हर साल जो उसकी कटिंग हमको करना चाहिए। उसके जो भी जिस भाग में भी बीमारी है उस भाग को हमको काट के तुरंत बगैर संकोच के उसको जला देना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि पौधे का 10% हिस्सा जो ख़राब है, उसमें कोई बीमारी आ गई है, कैंकर लग गया है या हमारा गमोसिस की बीमारी आ गई है। हम सोचते हैं यार ये पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा, उसको क्यों काटें, इस पर फल लगे हुए हैं। अगर आपने इतना थोड़ा सोचा इसके बारे में तो आपको शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमको उनको कैंसर की तरह भी बीमारियां हैं नींबू में जो आती हैं, उनको हमको तुरंत काट के उसका प्रबंधन करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चौथी बात है, इसका जो हमको जो भी खाद या उर्वरक डालना है उसका प्रबंधन करना है। तो जो फलदार पौधे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गोबर की खाद, और अगर हम रासायनिक खाद डालना चाहते हैं तो उसमें NPK, जो भी उद्यान की फसलें हैं खासतौर से फलदार फसलों में NPK मिक्सचर के रूप में कई अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे 12-32-16 है, उसको देना है। मगर देने का तरीका जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं जनरली कि जो पौधे के पास में उसके तने के पास जगह को थोड़ा सा उस पर खुरपी चला के उसमें खाद को मिला देते हैं, मगर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी खाद देने का तरीका भी बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हमारा पौधा मान लीजिए 2 से 4 फीट का हो गया है और उसके ऊपर का जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं, उसकी कैनोपी बोलते हैं, वो हमारी करीब 4 फीट में फैली हुई है, तो हमको खाद भी उतने एरिया में देना है और वो भी रिंग बना के देना है। और वो भी हमें कब देना है? फूल आने के पहले। खाद का प्रबंधन और पानी का प्रबंधन हमें फूल आने के पहले देना है। फूल की अवस्था में हमें पौधे को बिल्कुल आपको किसी तरह से नहीं छेड़ना है। अगर फूल आ गया है और आप पानी देंगे तो फूल झड़ जाएंगे और आपका फल नहीं बन पाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको नींबू में नियमित फलन मिलेगा और आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या? मेरा नाम जवाहर सिंह है। आपका क्या सवाल है? भिंडी में पल कम आ रहा है और कीड़ा जाना लग रहा है। इनका सवाल है कि भिंडी में फल कम आ रहा है और कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भिंडी जो है एक बहुत अच्छी फसल है और आमतौर पे किसान इसको खरीफ की फसल के रूप में लेता है। मगर अगर आपको वास्तव में भिंडी से अधिक लाभ लेना है तो उसको आपको उसकी बोनी का समय थोड़ा बदलना होगा। आप बेहतर होगा कि हम अगर भिंडी को बेमौसमी फसल के रूप में अपनाएं, और उसका मतलब ये हुआ कि हमको मई में भिंडी ना लगा के हम उसको फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में उसकी सोइंग करें, उसकी बोनी करें, तो उससे जो उत्पाद होता है वो हमको अप्रैल में मिल जाएगा और उस समय भिंडी का अच्छा रेट आपको मिलेगा और बीमारियां भी कम आएंगी। मगर आमतौर पर किसान हमारा जो भिंडी की बोनी आपके अप्रैल के लास्ट में या मई के महीने में करता है और उसका हमको उत्पादन जून जुलाई में मिलता है, जहाँ पर उसके रेट काफ़ी कम हो जाते हैं और बीमारी में भी काफ़ी आती हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी बोनी का समय क्या रहे। दूसरा, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो येलो वेन मोज़ेक है, पीली पत्ती का रोग, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उससे हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी गति है वो प्रभावित होती है और उसका प्रभाव सीधा आपके उत्पादन पे पड़ता है। हम जानते हैं कि भिंडी की फसल में 20 से 25 तुड़ाई होती हैं। इसका मतलब है कि लास्ट तक हमारा पौधा हरा होना चाहिए, उसमें नियमित रूप से खाना बनना चाहिए, तभी हम उससे उत्पादन ले पाएंगे। तो इस बीमारी को रोकने के लिए, ये जो बीमारी है हमारे जो रस चूसक कीड़े होते हैं उससे फैलती है, तो उससे हमको इसका निदान करना होगा। और इसकी जो कुछ अच्छी किस्में हैं जो कि जैसे आमतौर पर हमारे कृषक जो है भिंडी की हाइब्रिड्स का आजकल उपयोग कर रहे हैं, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो हम ऐसी किस्मों को चुनें जो येलो वेन मोज़ेक के लिए आपका प्रतिरोधी हों, और अगर बीमारी आ गई है तो उसका भी वही निदान है कि उनको उखाड़ के फेंक दें जो अब कम जिस पर बीमारी है। दूसरा, उसके ऊपर हम रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने वाली दवाई है जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, हम उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं 1 हफ्ते से। दूसरी बात, हमें भिंडी में जो दवाई डालने का तरीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिंडी आपने देखा होगा कि आज भिंडी अगर आपका 2 सेंटीमीटर का है, 2 इंच का है, अगले दिन वो आपका 4 या 3 या 4 इंच का हो जाता है और हमको तुरंत उसको बिक्री करनी होती है। तो दवाई डालने के लिए आपको समय ज़्यादा नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप बड़े क्षेत्र में भिंडी लगा रहे हैं तो उसके हम अलग अलग भागों में बांट दें खेत को, और उसको एक निश्चित अंतराल के बाद दवाइयाँ डालें, ताकि भिंडी पे दवाई डालने के बाद कम से 2 दिन का समय आपको मिल जाए उसकी तुड़ाई के बीच में। ये महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान रखने वाली बात है। और खाद का प्रबंधन आपको करना है, क्योंकि आपको 10 से 15 इसमें तुड़ाई अगर लेना है तो इसकी खाद की व्यवस्था, गोबर की खाद वगैरह आपको पहले से खेत में अच्छी तरह से डाल के रखना है।
और तोड़ाई के लिए आजकल कुछ यंत्र भी आने लगे हैं, क्योंकि आप देखते हैं भिंडी तोड़ते हैं तो उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप सोचें कि 1 बीघे 2 बीघे की भिंडी आपको डेली तोड़ना, तो आपके हाथ के क्या हाल होंगे सोचिए आप। तो उसके लिए कटर आता है, उसका उपयोग करें ताकि आप उससे हाथ भी ख़राब नहीं होगा और जल्दी तेज़ी से आप भिंडी को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर कंसाना जी। हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, जैसा कि मुरैना ज़िले में शहद और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध है, कृपया इस पे कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। ने जो बात कही वो निश्चित तौर पे सही है। और मुरैना पूरे हिंदुस्तान में सरसों के लिए जाना जाता है। सरसों की उत्पादकता पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुरैना ज़िले में प्राप्त होती है और यहाँ लगभग 1,75,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की जाती है हर साल। इसी के साथ साथ चूँकि सरसों से जुड़ा हुआ व्यवसाय मधुमक्खी पालन है, तो मधुमक्खी पालन के संबंध में भी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो लगातार पिछले 20-21 साल से काम कर रहा है। और हमने जो हमारा सेंटर है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है भारत सरकार और IRI दिल्ली के माध्यम से। हमारे पास उसकी हनी प्रोसेसिंग यूनिट भी हैं 2 और हम लोग किसानों के साथ लगातार हनी और मस्टर्ड पे काम करते हैं। यहाँ आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च है भरतपुर, उनका भी AICRP रेपसीड मस्टर्ड प्रोजेक्ट चलता है, जो हमारे यहाँ राजमाता विजय राय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र है उसमें। और उसके माध्यम से भी कई प्रजातियों का डेवलपमेंट का काम यहाँ चलता रहता है लगातार। यहाँ कई सारी अच्छी प्रजातियों का प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगातार किसानों के बीच में किया जा रहा है और किसान भाई उनसे अच्छा उत्पादन लगभग 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर तक उत्पादन सरसों का प्राप्त करने में सफल होते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन का भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय मस्टर्ड के साथ डेवलप हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में लगभग 1 लाख के ऊपर कॉलोनियाँ हैं जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं और इन टोटल मधुमक्खियों की कॉलोनियों से लगभग 50 करोड़ रुपए का जो शहद है वो व्यापार जो बिज़नेस है वो 50 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ जो मुरैना ज़िले से होता है, जो कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। और हमारे FPOs भी जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख FPO हैं, जिनमें श्रीनाथ कृषक उत्पादक सहकारी संस्था जौरा है, गुरु कृपा कृषक उत्पादक सहकारी संस्था पहाड़गढ़ है, ये लोग भी हनी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और जो किसान भाई हैं उनसे उत्पादित शहद को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रोसेसिंग करके और उसको जो आगे सप्लाई चेन में बढ़ा रहे हैं और उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ हनी उत्पादन के साथ हनी भी चूँकि एक मेजर पॉलिनेटर है जो फसल परागण के लिए सहायक है और उसके कारण से जो भी फसलें आसपास लगी हैं मधुमक्खी के लगातार भ्रमण के कारण उनमें भी पॉलिनेशन का रेट बढ़ता है और लगभग 15 से 20% तक उसकी उत्पादकता में वृद्धि मधुमक्खी पालन करने से होती है। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से जो फसल है उसकी उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ किसानों को एक अलग एग्री एंटरप्राइजेज में जोड़कर और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में, उनकी जो नेट फार्म इनकम है उसको बढ़ाने में कामयाब हुए हैं और हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा प्राप्त हो रहा है। साथियों, हमारे एक और किसान भाई हमारे बीच में है जिनका एक सवाल है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सत्य कुमार शर्मा है, मैं ग्राम कांसपुरा से आया हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए, उनका बीज कहाँ से आए, कैसे उनका पालन किया जाए? जी साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि मुरैना जिला एक उत्पाद में सरसों और शहद उत्पादन में चुना गया है, तो इस बारे में विशेष हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं। जी, निश्चित तौर पे हमारे कृषक बंधु का जो प्रश्न है बहुत अच्छा है और हमारा ज़िला पूरे देश के अंदर 2 की जगह 3 चीज़ें में, अगर मैं जो तीसरी बात भी जोड़ दूं, सरसों, शहद और तीसरा हमारा गजक, इन 3 फसलों के लिए जाना जाता है और तीनों चीज़ों के लिए हमें निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए और हमारी इस पहचान को बना के रखना चाहिए। तो जैसा कि हमारा दूसरा जो उत्पाद है शहद के बारे में आपका जानना, आपने उत्सुकता दिखाई है, तो शहद की लगभग हमारे ज़िले में 1 लाख कॉलोनियाँ हैं। 1 लाख कॉलोनी का मतलब है लगभग 1 लाख बॉक्स जो हैं हमारे ज़िले के अंदर हैं और लगभग
6000 किसान और जो हमारे हनी बी कीपर्स हैं वो इसमें इस काम में लगे हुए हैं और लगभग 160 गांव में हमारा ये व्यवसाय फैला हुआ है और लगभग 35,000 कुंटल का उत्पादन, हमारे वार्षिक उत्पादन का जो औसत है वो लगभग 30 से लेकर 35,000 कुंटल का है और जिससे लगभग 700 करोड़ का बिजनेस हमारे ज़िले में हो रहा है। सेहत और सेहत से जुड़े व्यवसाय से संबंधित सारा, अगर हम पूरा आर्थिक देखें, सांख्यिकी देखें, तो अब बात आती है कि हम इस व्यवसाय से कैसे जुड़ें। तो सबसे पहले तो इसकी बारीकी जानने के लिए हम यहाँ आपसे अपेक्षा करेंगे जो भी कृषक मधुमक्खी पालन करना चाहता है वो प्रशिक्षण ले। कम से 3 से लेकर 5 दिन का प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नियमित रूप से बेच चलते हैं, उसमें आप प्रशिक्षण ले लें। इस प्रशिक्षण में आपको कैसे कॉलोनियाँ बनाना है, कॉलोनी और हमारे बॉक्सेस कहाँ से आपको मिलेंगे, सेहत कितने टाइम में बनती है, सेहत के लिए हमें कौन कौन सी फसल उपलब्ध कराना पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका जो मेन जो घटक है शहद उत्पादन में, उसके लिए आपका जो नेक्टर होता है जिसको जो आपका सेहत के लिए वो लेके आती है फूलों से, उसके लिए वर्ष भर हमारी फूल की उपलब्ध होना बहुत आवश्यकता है। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि खेती में आपकी सफलता और इस बात पर निर्भर करती है कि आप खेती को किसी संगठित व्यवसाय के रूप में अगर लेते हैं। चौपाल चर्चा में आपने जाना, हमारे विषय विशेषज्ञों ने बिंदुवार एक एक चीज़ों को लेके हमारा मार्गदर्शन किया और चौपाल चर्चा का मूल उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो किसान भाई के मन में जिज्ञासा होती है, उनके मन में जो सवाल होते हैं वो आसानी से पूछ सकें और उनकी समस्या का समाधान कर सके। तो आज हम आए थे ग्राम मेथाना, जिला मुरैना में, और जहां आपने जाना तमाम चीज़ों के बारे में, मुरैना ज़िले में किस तरीके से खेती की जा रही है और किसानों की निरंतर प्रगति हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कसाना जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। अरविंद जी, आपने आपके अनुभव साझा किए इस कार्यक्रम के माध्यम से और बिल्कुल आपसे हमारे युवा साथी प्रेरणा लेकर निश्चित ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कृषि दर्शन के चौपाल अंक में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम इसी प्रकार किसी और गांव में आपके साथ कार्यक्रम में साझा करेंगे कई सारी जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार।